एक आदमी ने एक बदमाश से संपर्क किया। उससे कहा कि तुम्हें एक कत्ल करना होगा। जब बात कत्ल की आती है तो बदमाश कहता है कि इसके लिए पैसे लगेंगे। पैसे की बात तय हो जाती है और तय हो जाते हैं 20,000 रुपये। 10,000 रुपये एडवांस देने थे और 10,000 रुपये काम होने के बाद। दरअसल ये बात इतनी पुरानी है, बात है 14 सितंबर साल 1973 की। जिस दिन बात तय होती है उस दिन 10,000 रुपये इस तारीख को दे दिए जाते हैं। पैसे लेने के बाद वो बदमाश गायब हो जाता है। उस बदमाश को लगातार ढूंढा जा रहा था। जब कई दिन बीत जाते हैं तो बदमाश से पूछा जाता है कि भाई तुमने जब 10,000 रुपये एडवांस ले लिए हैं तो तुम अपना काम क्यों नहीं करते हो। बदमाश ने कहा कि भाई मैंने ये धंधा छोड़ दिया है। दरअसल तुमने जो 10,000 रुपये दिए थे उस समय एक ट्रक खरीद लिया है और ट्रक खरीदने के बाद मैं उस पर ही अपना काम धंधा करता हूं। अब मैं बदमाशीगिरी नहीं करता। हालांकि उस व्यक्ति ने उस बदमाश से पैसे लेने के लिए तमाम कोशिशें की, लेकिन वो पैसे वापस नहीं लेके आ पाता। हालांकि वो कत्ल जरूर कराता है, कत्ल भी हो जाता है और उसके लिए उसे कुल 500 रुपये खर्च करने पड़े। यानी कि अब की बार जो पैसे खर्च होते हैं वो 500 रुपये में कत्ल हो जाता है। जब कत्ल होता है तो इसकी गूंज पूरे भारतवर्ष में फैल जाती है। इसके पीछे की वजह यह होती है, जिस महिला का कत्ल होता है दरअसल वो देश के जाने माने एक डॉक्टर की पत्नी होती है। और वो देश का जाना माना डॉक्टर जो होता है वह भारत के राष्ट्रपति का निजी डॉक्टर होता है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की। दरअसल दिल्ली की तिहाड़ जेल में 9 अक्टूबर 1983 की ये बात है। दो व्यक्ति होते हैं, एक का नाम करतार सिंह होता है, दूसरे का नाम उजागर सिंह होता है। करतार सिंह और उजागर सिंह को 9 अक्टूबर 1983 को उन्हें नहलाया गया। उन्हें अच्छा से नाश्ता दिया गया, जो उन्हें नाश्ता उन्होंने मांगा था। उसके बाद फिर उन्हें कपड़े पहनाए गए। नए कपड़े पहनने के बाद उन्हें फांसी घर पर ले जाया जाता है। और जैसे ही फांसी घर पर ले जाया जाता है तो उनमें से एक तो ज़ोर ज़ोर से रो रहा था और एक ऐसा था बिल्कुल शांत था। अब दोनों ही उनको साथ साथ ही फांसी दी जानी थी। जैसे ही फांसी के फंदे पर उनको लटकाया जाता है, लटकाने के बाद उनकी मौत हो जाती है। अब उसके बाद ये खबर, ये मामला अखबारों में सुर्खियां बन जाता है। सुर्खियां बनने की एक मेन वजह ये थी, इन्होंने एक कत्ल किया था और जो कत्ल किया था तो उसके बदले में महज 500 रुपये लिए थे। बाकी जो पैसे थे जो तय हुए थे वो इन तक पहुंचे ही नहीं। लेकिन इस घटनाक्रम की गूंज इसलिए फैल जाती है क्योंकि इन दोनों को तो फांसी हो जाती है और जिन्होंने ये कत्ल कराया था वो कुछ दिनों के बाद जेल से छूट जाते हैं। दरअसल कहानी शुरू होती है साल 1973 से और ये 4 दिसंबर की ये तारीख की बात है। शाम के लगभग 7:15 के आसपास का समय हो रहा था। चांदनी चौक से एक डॉक्टर जिनका नाम डॉक्टर NS जैन होता है, NS जैन अपने घर पहुंचते हैं, जिनका घर होता है डिफेंस कॉलोनी में। 7:15 के आसपास का वाकया था। इन्होंने अपनी पत्नी जिनका नाम विद्या जैन होता है, विद्या जैन से कहते हैं कि तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। तैयार होने के बाद हम अपनी बहन के घर चलेंगे। पास में ही इनकी बहन का घर SK जैन का घर होता है। पत्नी से जब ये कहा जाता है तो पत्नी तैयार हो जाती हैं। तैयार होने के बाद घर के ठीक सामने उनकी गाड़ी खड़ी हुई थी, वही गाड़ी को लेके जाने वाले थे। जैसे ही गाड़ी के पास पहुंचते हैं, ड्राइवर की सीट की तरफ जाते हैं और गाड़ी को खोला जा रहा था। इसी बीच में अजीब तरह की आवाज़ आ रही थी। जैसे ही डॉक्टर जैन ने देखा कि आवाज़ कहाँ से क्यों आ रही है, वो अपनी गाड़ी की दूसरी साइड में जब जाते हैं तो जाकर अपनी आंखों से जो दृश्य देखा था उस दृश्य को देखकर वो हैरान हो जाते हैं। दरअसल 2 व्यक्ति होते हैं। 2 व्यक्तियों में से एक के हाथ में एक तमंचा होता है और दूसरे के हाथ में चाकू होता है। वो लगातार चाकू से वार किए जा रहे थे और उनकी पत्नी खून से लथपथ हो जाती है। इसी बीच में वो इतनी ज़ोर ज़ोर से चीखते हैं, चिल्लाते हैं, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं। लेकिन जो दोनों व्यक्ति होते हैं उनमें से जिन्हें अपना काम करना था, काम कर कर आके वहाँ से भाग जाते हैं। हालांकि डॉक्टर ने कोशिश भी की अपनी पत्नी को बचाने की, लेकिन जब सामने वो उसने पिस्तौल दिखाई जाती है तो उसकी वजह से वो डर जाते हैं। इस चीख पुकार सुनने के बाद उनके घर में एक मेहमान होते हैं। मेहमान का नाम ठाकुर राम सिंह होता है, उनकी पत्नी किरण होती है। ठाकुर राम सिंह और उनकी पत्नी जो उनके मेहमान होते हैं दौड़कर मौके पर आते हैं। साथ ही जो घर के 2 नौकर होते हैं, डॉक्टर जैन के एक का नाम कुंदन होता है, दूसरे का नाम गंगा सिंह होता है, वो भी भागकर आ जाते हैं। आने के बाद जो अपनी आंखों से जो दृश्य देखते हैं, दृश्य देखकर हर किसी के होश फाख्ता हो जाते हैं। सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार हुआ क्या है। विद्या जैन जो होती हैं डॉक्टर साहब की पत्नी, उनको एक के बाद एक लगभग 15 बार चाकू मारे गए थे। वो भी गहरे गहरे चाकू मारे गए थे। वो खून से लथपथ हो चुकी थी। नज़दीक में ही एक हॉस्पिटल होता है, हॉस्पिटल लेके जाते हैं। डॉक्टर उन्हें मृत घोषित कर देता है। लेकिन इसी बीच में पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस को जो सूचना दी गई थी वो घर का जो एड्रेस था उसमें कुछ थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। पुलिस दूसरे घर में पहुंच जाती है। इसी तरह से रात के कई घंटे बीत जाते हैं। हालांकि पुलिस आती जरूर है। आने के बाद इस मामले की जांच पड़ताल शुरू हो जाती है। अभी मामला सुर्खियां बटोरने लगता है। रात में ही ये मामला IG, DIG, राज्यपाल और राष्ट्रपति तक पहुंच जाता है। पुलिस एकदम सक्रिय हो जाती है। पुलिस के लिए एक बड़ा चुनौती था क्योंकि राष्ट्रपति के निजी डॉक्टर की पत्नी का जो मर्डर हुआ था, इस मामले की जांच पड़ताल हो नहीं था।
अब काबिल ऑफिसरों की तलाश शुरू हो जाती है कि कौन काबिल ऑफिसर इस मामले की जांच पड़ताल करेगा। जांच पड़ताल करने के बाद जब पुलिस ने कोशिश करना शुरू किया तो पता चलता है कि ये डॉक्टर साहब का चांदनी चौक के अंदर अपना एक क्लिनिक है, ये वहाँ भी बैठते हैं और राष्ट्रपति के निजी डॉक्टर भी हैं। दरअसल आंखों के ये डॉक्टर होते हैं और राष्ट्रपति को आंखों में ही कुछ दिक्कत थी, परेशानी थी, इसलिए इन्होंने अपना एक निजी डॉक्टर रख लिया था ताकि कभी इन्हें कोई दिक्कत परेशानी ना हो। अब जैसे ही ये पुलिस की टीम ने जांच पड़ताल करना शुरू किया है तो चांदनी चौक जाते हैं और वहाँ जाने के बाद जब पूछताछ करते हैं तो पूछताछ करने के बाद एक महिला का नाम आता है और महिला का नाम होता है चंद्रेश शर्मा। दरअसल बेहद खूबसूरत वो महिला जिसकी शादी होती है साल 1960 में और वो तब 20 साल की थी। शादी के कुछ दिन के बाद ही वो विधवा हो जाती है। 20 साल की उम्र में उस महिला का विधवा होना ये वाकई अपना आप में चिंता का विषय था, लेकिन 2-3 साल जब बीत जाते हैं तो उनकी दूसरी शादी हो जाती है साल 1964 में, लेकिन वो शादी ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाती। इसलिए 27 मार्च 1967 को उनकी वो शादी जो दूसरी हुई थी उनसे तलाक हो जाता है। अब ये महिला चंद्रेश शर्मा जो होती हैं, इन चंद्रेश शर्मा को डॉक्टर जैन के यहाँ पर एक निजी सेक्रेटरी के तौर पर नौकरी मिल जाती है। अब ये यहाँ रहते हैं। यहाँ रहने के बाद इनके साथ वो बहुत सारा ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपना बिताया करती थी। जब ज़्यादा ज़्यादा वक्त बिताया करती थी तो ये बात कहीं ना कहीं उनकी पत्नी को अखर रही थी, परेशान कर रही थी। विद्या जैन को जो परेशान कर रही थी, विद्या जैन ने इस बात पर ऐतराज़ करना शुरू किया और महज 1 महीने के बाद ही इस महिला को, चंद्रेश शर्मा को, अपने निजी जो सचिव के पद पर दिया था काम, उनको हटा दिया जाता है। कहा कि तुम ये यहाँ नहीं रहेंगी। यानी कि पत्नी ने अपने पति डॉक्टर जैन से जब मना किया तो विद्या जैन की बात मान ली गई और मान ली गई तो फिर चंद्रेश शर्मा जो होती हैं इनको काम से हटा दिया गया। लेकिन चंद्रेश शर्मा सिर्फ पत्नी की नज़र में ही हटी थी, बाकी वो साथ ही रहती थी। अब जब साथ रहती थी, साथ रहने की वजह ये भी थी क्योंकि उन्हें लगभग एक बार 25 नवंबर साल 1968 को 84 रोज़ 8,400 रुपये का चेक दिया था। 1 अगस्त 1973 को लगभग 1,600 रुपये का चेक दिया था। अब इसी तरह से ये पहले जो चेक था 8400 रुपये का, ये 25 नवंबर 1968 को दिया था और साथ ही वो 300 रुपये प्रति माह के हिसाब से वो रहती थी, वहाँ पर उनका नौकरी करती थी। इसी तरह से ये जो डॉक्टर साहब की पत्नी थी, पत्नी की नज़र में तो वो नहीं रहती हैं लेकिन वैसे रहती हैं। अब इस हिसाब से पुलिस ने जब उनके घर पे जाकर तलाशी लेना शुरू किया है तो ये बात इसलिए भी सामने निकल के आई क्योंकि जब पुलिस ने उनके घर की तलाशी ली तो उनके घर से कुछ ऐसे फोटोग्राफ्स पाए गए थे जिसमें ये पता चलता है कि चंद्रेश शर्मा और डॉक्टर जैन, इनके फ़ोटो थे। वो फ़ोटो कश्मीर के होते हैं। कश्मीर में हाउस बोट के अंदर दोनों वो रहते हैं, वहीं उसी दौरान फ़ोटो खींचते हैं। तो इसके बारे में जब पता किया जाता है तो उनकी नौकरी से हटने के बाद के वो फ़ोटोग्राफ होते हैं। अब इसी हिसाब से पता चलना, जब पुलिस और मामले की जांच पड़ताल करना शुरू करती है और जांच पड़ताल करने के बाद पता चलता है कि चंद्रेश शर्मा जो महिला होती है उसका एक दोस्त होता है जिसका नाम राकेश कौशिक होता है। राकेश कौशिक पब्लिक में जब किसी से बातचीत करता था तो चंद्रेश शर्मा के बारे में कभी तो वो उसे अपनी बहन बोल दिया करता था, तो कभी भाभी बुलाया करता था, तो कभी कोई रिश्तेदार बताया करता था, तो कभी दोस्त। उसको अलग अलग परिचय कराया करता था। तभी यहाँ से एक प्लानिंग बना कि क्यों ना ये जो विद्या जैन है, डॉक्टर जैन ने और उसकी जो प्रेमिका होती है चंद्रेश शर्मा, इन्होंने कहा कि अगर विद्या जैन को रास्ते से हटाया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर तलाक लिया गया तो मामला ज़्यादा हाईलाइट हो जाएगा और उसकी बड़ी बदनामी हो जाएगी क्योंकि वो राष्ट्रपति का जो निजी डॉक्टर भी है और पूरे देश भर में जब उसके बारे में चर्चा होगी तो सही नहीं रहेगा। तो इसलिए एक काम करते हैं कि विद्या जैन को मरवा ही देते हैं। मरवाने के लिए अब राकेश कौशिक ने कहा कि ठीक है, मैं कोशिश करता हूं अपनी तरफ से। तो एक करण सिंह जो हरियाणा का व्यक्ति होता है उससे वो संपर्क करता है और उससे बात करता है कि तुम्हें भी एक कत्ल करना होगा और कत्ल करने के लिए तुम्हें पैसे मिलेंगे। 20,000 रुपये की रकम तय कर दी जाती है और इसके लिए एडवांस 10,000 रुपये दे भी दिए जाते हैं। लेकिन बदमाश ने पैसे लेने के बाद वो मुकर जाता है, काम नहीं करता, साफ साफ इनकार कर देता है और उस पैसे से वो ट्रक खरीद लेता है। ये उस दौर की बात है जब उस दौर में 10,000 रुपये की इतनी बड़ी वैल्यू हुआ करती थी। हालांकि पैसे लेने की कोशिश की लेकिन बात बन नहीं पाई। अब इस पर दबाव पड़ रहा था राकेश कौशिक पर। राकेश कौशिक छुट्टी लेकर अपने गांव चला जाता है। ये बताया जाता है कि वो हवलदार होता है। जब छुट्टी लेकर गांव चले जाता है तो वहां जाने के बाद एक गांव का ही व्यक्ति होता है रामकिशन नाम का, उसको वो अपने साथ दिल्ली लेके आ जाता है कि मैं तो भाई तुम्हें अपना काम दिलवाऊंगा। वो मोटर मैकेनिक होता है लेकिन उसे काम नहीं दिलवाया जाता है, बल्कि उससे कहा जाता है कि देखो तुम्हें कुछ पैसे दिए जाएंगे, पैसे से तुम अपना कुछ भी कर सकते हो, इसलिए तुम्हें एक मर्डर करना है। मर्डर है विद्या जैन का और विद्या जैन एक डॉक्टर की पत्नी होती है। वो कहता है ठीक है मैं ये काम कर दूंगा। अब वो लगातार जाता है और रैकी कर रहा है, लेकिन जब 3-4 दिन ऐसे बीत जाते हैं तो उसके बाद रामकिशन हाथ खड़े कर देता है, कह देता है कि भाई साहब मैं मर्डर नहीं कर सकता, ये मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन हाँ, मैं एक बात ज़रूर कह सकता हूँ कि एक कल्याण गुप्ता नाम का व्यक्ति है जो शायद तुम्हारी मदद कर सकता है।
अब रामकिशन ने तो अपने पल्ला झाड़ लिया, उसने कल्याण गुप्ता से बातचीत की और कल्याण गुप्ता ने एक व्यक्ति का नाम लेता है घोरी पल, जो कि पलवल का रहने वाला होता है, घोरी गांव है, पलवल का रहने वाला होता है, भागीरथ जिसका नाम होता है। उससे कहता है कि तुम जाके भागीरथ से बातचीत करो, भागीरथ तुम्हारी मदद कर सकता है। अब राकेश कौशिक ने भागीरथ से संपर्क किया, साथ में कल्याण गुप्ता को भी लेके जाता है। अब भागीरथ ने कहा कि ठीक है, तुम्हारा काम हो जाएगा। इसके लिए राजस्थान के भरतपुर का एक सेशन गांव लगता है, वहां के रहने वाले दो व्यक्ति हैं, इनका नाम उजागर सिंह है और करतार सिंह है, उनसे संपर्क करते हैं। उजागर सिंह और करतार सिंह के साथ पास जाते हैं, उनसे संपर्क करते हैं, उनसे बातचीत करने के बाद पता चलता है कि 25,000 रुपये लेंगे इस कत्ल करने के बदले में, और वो तैयार हो जाते हैं। इसके लिए उन्हें दिल्ली लाया जाता है, लेकिन उन्हें कोई पैसे वैसे दिए नहीं जाते, महज 500 रुपये दिए जाते हैं एडवांस के तौर पर। और 500 रुपये देने के बाद ये जब घटना होती है, घटना की जो तारीख थी वो 4 दिसंबर साल 1973 की बात है। ये इसी दिन चांदनी चौक के एक रेस्टोरेंट पर बैठकर डॉक्टर NS जैन, उनकी प्रेमिका चंद्रेश शर्मा, साथ ही उनका जो मुंबला भाई कभी देवर बन जाता है तो कभी रिश्तेदार बन जाता है, जिसका नाम राकेश कौशिक होता है। राकेश कौशिक की मदद से जो कल्याण गुप्ता आया था, और कल्याण गुप्ता की मदद से भागीरथ, और भागीरथ की मदद से करतार सिंह, उजागर सिंह, ये लोग आते हैं। ये लोग आने के बाद अब मीटिंग होती है। मीटिंग में ये साफ साफ कहा जाता है कि विद्या जैन की हत्या करनी है, डॉक्टर साहब को आंच नहीं आनी चाहिए। पुलिस ने जब अपनी जांच पड़ताल की थी तो पुलिस ने बस यही सवाल उठाया था कि पत्नी की तो हत्या कर दी, ना कोई लूट के लिए जो उनके पास जेवर वगैरह पहने हुए थे वो भी नहीं गए, और तुम बिल्कुल सुरक्षित हो, आखिरकार तुम्हारी पत्नी की हत्या के पीछे वजह क्या है? तो ये वजह क्लियर नहीं कर पाए थे, इसलिए पुलिस ने डॉक्टर साहब पर ही जो शक की सुइयां थी उधर घूम रही थी, और उनसे मिलने जुलने वाले एक एक लोगों को पकड़ना शुरू कर दिया। कुल मिलाकर पुलिस ने जब इन्हें गिरफ्तार किया, पकड़ा, तो कुछ लोगों को तो ये अपना सरकारी गवाह बना लेते हैं, और उसके बाद फिर मामला अदालत पहुंच जाता है। अदालत में जाने के बाद पुलिस इन्हें गिरफ्तार करती है, और गिरफ्तार करने के बाद कुछ समय बाद इन्हें ट्रायल कोर्ट का फैसला आता है, यानी कि निचली अदालत का फैसला आता है। और निचली अदालत कहती है कि डॉक्टर NS जैन, उनकी प्रेमिका चंद्रेश शर्मा, और उनका जो एक सहयोगी होता है राकेश कौशिक, उनको तो उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है। साथ ही जिन्होंने कत्ल किया है करतार और उजागर, उनको हथियार रखने के, जिन्होंने अवैध रूप से हथियार रखा होता है, उसके एवज में उनको 2 साल की सज़ा सुनाई जाती है। ये मामला अब अदालत में जा ही चुका था। फिर उसके बाद वो हाई कोर्ट में अपील करते हैं। हाई कोर्ट में अपील करते हैं कि करतार उजागर जो होते हैं वो बहुत ही गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखने वाले थे, और इन्हें इस घटनाक्रम की, इन्हें इस हत्याकांड के बदले में महज 500 रुपये मिले थे, बाकी के 24,500 रुपये की रकम उन्हें मिली भी नहीं थी। और हाई कोर्ट में जब ये मामला जाता है तो हाई कोर्ट भी पूरी इस मामले को पलट देता है, यानी कि डॉक्टर जैन, उनकी जो प्रेमिका होती है, साथ ही प्रेमिका का जो भाई या रिश्तेदार राकेश कौशिक होता है, उसको तो उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है। साथ ही करतार सिंह और उजागर सिंह को फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। उसमें कहा जाता है कि जब तक कि इनके प्राण ना निकल जाएं तब तक इन्हें फांसी के फंदे पर लटका के रखा जाए। अब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है। सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को बरकरार रखता है, और बरकरार रखने के बाद एक तारीख तय कर दी जाती है, और तारीख होती है 9 अक्टूबर साल 1983। ये तिहाड़ जेल में रहते हैं, और तिहाड़ जेल में रहने के बाद अलग अलग जगह पर काम करते हैं। ये काम करने लगे थे बढ़ईगिरी का काम, और इनका व्यवहार बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। जेल में हर किसी से इनका अच्छा परिचय हो जाता है। ये इनको देखकर ऐसा लग नहीं रहा था कि जैसे इन्होंने इतना बड़ा कत्ल किया होगा। एक महिला को लगभग 15 बार चाकू मारे थे, वो भी बहुत ज़्यादा गहरे चाकू मारे थे। इन्हें देख के कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता था। लेकिन 9 अक्टूबर 1983 की ये बात है, इनकी फांसी की सज़ा तय हो जाती है। सुबह के लगभग 6:30 बजे के आसपास का वक्त रहा हुआ। उससे पहले इनकी जो इच्छाएं थी वो पूरी की जाती हैं। इन्हें नहलाया जाता है, इन्हें कपड़े नए दिए जाते हैं। बताया जाता है कि जो जेल के कपड़े होते हैं वो उनको नए सिलवा के दिए जाते हैं। साथ ही उनको जो फांसी दी जाती है तो इसमें से एक व्यक्ति जो होता है वो बहुत बुरी तरह से रो रहा था, चीख रहा था, चिल्ला रहा था, कह रहा था कि इसमें उसका कोई दोष नहीं है। और जो दूसरा होता है वो बिल्कुल चुपचाप था। और जब इन्हें फांसी पे चढ़ाया जाता है, चढ़ाने के बाद इनकी मौत हो जाती है। लेकिन जो डॉक्टर जैन होता है और उसकी प्रेमिका चंद्रेश होती है, वो 16 साल तक सलाखों के पीछे रहते हैं। और 16 साल सलाखों के पीछे रहने के बाद उनके अच्छे व्यवहार के चलते, क्योंकि उनको उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई थी, उनके अच्छे व्यवहार के चलते उन्हें जेल से रिहा कर दिया जाता है। इस मामले की भी बहुत चर्चा इस बात की भी रही थी, यदि उजागर सिंह और करतार सिंह के पास पैसे होते, उनको एक अच्छा वकील मिला होता, तो शायद वो कभी फांसी नहीं चढ़ पाते और ये मामला इतना ज़्यादा सुर्खियों में भी नहीं आता। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जाते जाते खतौली की रहने वाली हैं, हेमलता इनका नाम है, जो कि शिक्षिका हैं। साथ ही पुणे महाराष्ट्र की रहने वाली दिव्या हैं, जो बैंक में कर्मचारी हैं। साथ ही
एक शाहरुख खान है, उनकी बेटी हाफिज़ा, आज इनका हाफिज़ा का जन्मदिन है, जो कि लोनी गाज़ियाबाद के रहने वाले हैं। साथ ही सादिक हुसैन हैं, उनकी पत्नी है श्री फातिमा का आज जन्मदिन है। इसके अलावा फैज़ान हैं और फैज़ान बेग और अजान बेग, आज इनका भी जन्मदिन है। इन दोनों ये पिता पुत्र हैं और हाजीपुर के रहने वाले हैं राजू कुमार, आज इनका भी जन्मदिन है। इन सभी को जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें चंपालाल राजपुरोहित केरला से हैं, मोहम्मद इफ्तार आलम कोलकाता से, प्रशांत राजपूत ग्रेटर नोएडा से, ठाकुर शैलेंद्र सिंह शाहजहांपुर से, डॉक्टर अमरेश कुमार मोतिहारी से, राजकुमार तिवारी अयोध्या से, मोहम्मद अलाउद्दीन कतर से, तारिक अनवर बिहार से, प्रयागराज से भीम कुमार मौर्य, ऋतिक भाटी वंदना बाराबंकी से, नफीस आलम दिल्ली से, सादिया ताकीम अनवर खान महाराष्ट्र से, विजय कुमार सद्दाम हुसैन दुबई से, परमजीत सिंह बस्ती से, अमरचंद जाहिद साविया दिल्ली से, मुकीम खान लोनी से, संजीत सिंह झारखंड से। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।